हेलो बच्चों, क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर दोनों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक है वो है एल्केन। इससे पहले हमने रिएक्शन मैकेनिज्म कर लिया। अब आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं एल्केन, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में भी लगता है और बीएससी बीएड सेकंड ईयर या इंटीग्रेटेड सेकंड ईयर में लगता है। और जो एल्केन है वो क्या होती है, विवर्त श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को, विवर्त श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जा सकता है। एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और एल्केन के कार्बन का जो संकरण होगा वो sp3 होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से अगर कोई कार्बन जुड़ा है तो उसका संकरण sp3 होता है। जैसे हमारे पास CH4 है, इसको क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे। तो ये क्या है, एक एल्केन है। अगर हम नामकरण करते हैं एल्केन का तब हम क्या करते हैं, एक लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं और नाम के पीछे क्या लगाते हैं, एन। क्या लगाते हैं, एन। क्यों? क्योंकि एक कार्बन के लिए अपने मेथ लिखते हैं, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, तो पीछे क्या लगेगा, एन लगेगा, इसलिए मेथेन हो जाएगा। इसके आगे अगर हमारे पास CH3 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अगर हमारे पास 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अगर हमारे पास 5 कार्बन है तब क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। अगर हमारे पास 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। और अगर हमारे पास 7 कार्बन है तो हो जाएगा हेप्टेन। और अगर हमारे पास 8 कार्बन है तब क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। इस तरीके से हम नामकरण करते हैं तो पीछे क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से हो, CH3 CH और यहाँ CH3 जुड़ा हो और यहाँ CH3 जुड़ा हो तो एक लंबी श्रृंखला ये बन जाएगी, 1 2 और 3। तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोप और पीछे क्या लग जाएगा, एन, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। तो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। अगर हमारे पास ये कंडीशन हो, इस तरीके का कंपाउंड हो तो हमारी श्रृंखला ये बन जाएगी। नंबरिंग अब यहाँ से करेंगे क्योंकि ये नज़दीक आ रहा है। तो क्या बन जाएगा, 2 मेथिल
ब्यूटेन। अगर हमारे पास कोई भी कार्बन इस तरीके से जुड़ा हो, चाहे लंबी श्रृंखला ये लो चाहे ये लो, तो 3 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी 1 2 और 3। 2 के साथ 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं 2 डाईमेथिल। और श्रृंखला कितने कार्बन की है, प्रोप, और एन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। तो इस तरीके से हम एल्केन का नामकरण लिख सकते हैं। तो 1 कार्बन के लिए मेथेन, 2 के लिए एथेन, 3 के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन और 8 के लिए ऑक्टेन लिखते हैं। अगर इस तरीके से हो तो हम प्रतिस्थापी देखते हैं, नज़दीक जहाँ से आ रहा है वहाँ से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं या प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देते हैं। तो 2 मेथिल प्रोपेन बन जाएगा। फिर उसके बाद में 4 कार्बन की श्रृंखला में 2 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा है तो 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। और 3 कार्बन की श्रृंखला में 2 नंबर कार्बन के साथ 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो 2 डाईमेथिल प्रोपेन हो जाएगा, 2 डाईमेथिल प्रोपेन हो जाएगा। तो ये तो बात थी एल्केन से संबंधित। एल्केन क्या होती है, एक विवर्त श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। और एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं इस पर चर्चा हो गई, क्योंकि आपने नामकरण वाला टॉपिक 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर हम सभी को लेकर के नामकरण करते हैं। यहाँ हमारा जो टॉपिक होगा उससे संबंधित नामकरण किया जाएगा। उसके बाद में आती हैं एल्केन के बनाने की विधियाँ। एल्केन के बनाने की टोटल 9 विधियाँ पढ़ेंगे हम। मैंने एक साथ इसीलिए रखा है, यहाँ पर लिखा है कि कोई भी विधि आपके आगे पीछे हो जाए तो आप इस पार्ट से मैच कर सकते हो। तो अब आगे दोबारा नहीं लिखूंगी मैं, एक बार लिख दी। इसको क्रम वाइज हम करेंगे। एल्केन के बनाने की विधि, एल्कीन एल्काइनों के हाइड्रोजनीकरण से, एल्किल एलाइड के अपचयन से, बुर्टज अभिक्रिया से, गिरन्यारक अभिकर्मक से। कार्बोक्सिलिक अम्लों में 2 प्रकार से करवा सकते हैं, एक तो बी कार्बोक्सिलीकरण और दूसरा आता है कोलवे विद्युत अपघटनी विधि, क्लीमेंसन अपचयन, कोरेहाउस एल्केन संश्लेषण। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड लगभग पेपर में हमेशा ही आता है। एल्कोलों व कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से और वुल्फ किस्चनर अपचयन से। कोरेहाउस एल्केन संश्लेषण बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है एल्केन बनाने का, लगभग हर बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन। और अब हम बनाने की विधि शुरू कर रहे हैं, और जिसमें हमारी पहली विधि आती है एल्कीन व एल्काइनों के हाइड्रोजनीकरण से। एक एक मेथड को करूँगी मैं। एल्कीन व एल्काइनों के हाइड्रोजनीकरण से। अब देखिए, हम एल्कीन वाला चैप्टर भी करेंगे और एल्काइन वाला चैप्टर भी करेंगे। आज हमने एल्केन शुरू करा है। एल्केन और साइक्लो एल्केन करेंगे और एल्केन से संबंधित साइक्लो एल्केन है। एल्केन वाला चैप्टर करके हम साइक्लो एल्केन करेंगे। तो फिर उसके बाद में एल्कीन स्टार्ट करेंगे। तो एल्कीन क्या होती है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको क्या कहा जाता है, एल्कीन। और एल्कीन का हमें क्या करवाना है, हाइड्रोजनीकरण करवाना है। हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो हम H2 4H2 3H2 2H2 इसके साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। अब चयन करवाते हैं तो हम 2H 4H 6H इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब H2 नहीं लेते। तो इस रिएक्शन का एक अन्य नाम भी है, इस रिएक्शन को बोला जाता है स्वात्य सैंडरसन अभिक्रिया। इसका ये एक नेम रिएक्शन भी है
और इस रिएक्शन का नाम है स्वात्य-सैंडरसन अभिक्रिया। तो यहाँ पर एल्केन जो बनाते हैं वो एल्कीन व एल्काइनों के हाइड्रोजनीकरण से बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले एल्कीन ली और एल्कीन का क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं। तो यहाँ पर पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस रिएक्शन को करवाया जाता है। तो एल्कीन से क्या प्राप्त हो जाती है, एल्कीन। हमने इस तरीके की रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में ली थी, हमने योगात्मक अभिक्रिया करवाई थी। हम क्या करवा रहे हैं, एल्कीन के साथ हाइड्रोजन का योग करवा रहे हैं, एल्कीन के साथ हाइड्रोजन का योग करवा रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एल्कीन। क्या प्राप्त हो रहा है, एल्कीन। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, CH3। CH3 को क्या बोला जाता है, एल्केन। 2 कार्बन है इसलिए क्या बन जाएगा, एथेन। क्या बन जाएगा, एथेन। अब हम क्या करते हैं, एल्काइन लेते हैं और एल्काइन लेकर के रिएक्शन करवाएं। तो एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण करवाएं पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो एक एक हाइड्रोजन दोनों के साथ जुड़ जाएगा। तो एल्काइन से पहले क्या बन जाएगी, एल्कीन, और फिर हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 और क्या प्राप्त हो जाएगी, एल्केन। तो इस तरीके से हम एल्कीन से एल्केन बना सकते हैं। एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण करवा करके पहले इसको एल्कीन में बदल सकते हैं, फिर हाइड्रोजनीकरण करवा करके इसको एल्केन में बदला जा सकता है, एल्केन में बदला जा सकता है। जैसे अब देखिए हमारे पास इस तरीके की कोई एल्कीन हो और इसका हाइड्रोजनीकरण करवाएं हम पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और RCH2CH2R क्या प्राप्त हो जाएगी, एल्केन। क्या प्राप्त हो जाएगी, एल्केन। अब देखिए अगर हमारे पास इस तरीके की कोई एल्काइन हो तो हाइड्रोजनीकरण करवाएं। तो पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं। तो RCH डबल बॉन्ड CHR। पहले एल्काइन ली यहाँ पर और एल्काइन किस में चेंज हो रही है, एल्कीन में चेंज हो रही है। और फिर इसका हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं हम पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये किस में चेंज हो रही है, एल्केन में चेंज हो रही है। अब देखिए ये तो थी स्वात्य-सैंडरसन अभिक्रिया या एल्कीन या एल्काइन से एल्केन का निर्माण करना। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है। आप एल्कीन ये लो या ये लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। एल्कीन से हमें क्या बनाना है, एल्केन बनाना है निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और इस प्रकार की अभिक्रिया को बोला जाता है स्वात्य-सैंडरसन अभिक्रिया। सीधा पेपर में पूछ ले स्वात्य-सैंडरसन अभिक्रिया तो आप ये कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट होता है और उसके बाद सेकंड मेथड कर रहे हैं हम, और वो है एल्किल हैलाइडों के अपचयन से। क्या है, एल्किल हैलाइडों के अपचयन से। तो दूसरा मेथड आता है एल्किल हैलाइड के अपचयन से। अब देखिए पहली बात तो एल्किल हैलाइड क्या होता है, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ये एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर था। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ हैलोजन जुड़ा होता है तो उसको क्या बोला जाता है? एल्काइल हैलाइड। क्या बोला जाता है? एल्काइल हैलाइड। हमें क्या करना है? एल्काइल हैलाइड का अपचयन करना है। क्या करना है? एल्काइल हैलाइड का अपचयन करना है। तो C2H5X ये क्या है? एल्काइल हैलाइड। इसकी 2H के साथ अभिक्रिया करवाई जाए जिंक व C2H5OH की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन करवाने पर ये C2H6 में चेंज हो जाएगा और यहाँ से एक HX बाहर निकल जाएगा। और ये क्या है? एल्केन। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई हमने? जिंक व C2H5OH की प्रेजेंस में। जैसे मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो जिंक जो होता है वो Zn+2 में चेंज हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन C2H5X प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये चेंज होता है C2H5 नेगेटिव में और प्लस X भी नेगेटिव में चला जाता है। और उसके पश्चात C2H5 नेगेटिव C2H5OH के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने पर ये C2H6 में चेंज हो जाता है और ये C2H5O नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? एल्केन। क्या प्राप्त हो जाएगी? एल्केन। हमें एल्केन ही बनानी थी और किससे बनानी थी? एल्किल हैलाइडों के अपचयन से। किससे? एल्किल हैलाइडों के अपचयन से। उसके बाद में तीसरा मेथड, हमारे 2 मेथड कंप्लीट हो गई। तीसरा मेथड आता है बुर्टज अभिक्रिया। ये भी एक नियम रिएक्शन है, बुर्टज अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? कोई भी एल्किल हैलाइड लेते हैं और उस एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। यहाँ पर हम RX ले लें। ये क्या है? एल्काइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड है। क्या है? एल्किल हैलाइड है। अब एल्किल हैलाइड का मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा होता है तो उसको क्या बोला जाता है? एल्किल हैलाइड बोला जाता है। ठीक है। इस एल्किल हैलाइड की Na के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, 2Na लेंगे यहाँ पर, और जो एल्काइल हैलाइड है वो किस में चेंज हो जाएगा? एल्केन में। और यहाँ पर ये भी 2 लेंगे तो यहाँ से ये तो 2NaX के रूप में बाहर निकल जाएंगे और R के साथ जुड़ जाएगा और प्लस 2NaX और क्या प्राप्त हो जाएगी? एल्केन। क्या प्राप्त हो जाएगी हमें? एल्केन। इसका जो मैकेनिज्म है वो 2 विधियों द्वारा कंप्लीट होता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो 2 विधियों द्वारा कंप्लीट होता है। पहली विधि आती है आयनिक। पहली विधि क्या होती है? आयनिक विधि। क्या होती है? आयनिक विधि, जिसमें आयंस बनते हैं और आयंस बन करके एल्केन का निर्माण करते हैं। हमारे पास RX है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव में रहता है। फिर उसके पश्चात इसकी किसके साथ रिएक्शन करवाएं? Na के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। Na के साथ में रिएक्शन करवाने पर ये RNA और प्लस में NaX बनाता है। RNA और NaX बनाता है। तो यहाँ पर देखिए
ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव है ना तब ये नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि जब किसी हाइड्रोकार्बन के साथ धातु जुड़ी होती है तो वो हाइड्रोकार्बन नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है और धातु जो होती है उस पर हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए यहाँ पर RNA, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया है, इसके 2 मॉलिक्यूल। अब हम क्या करेंगे, R नेगेटिव और Na पॉजिटिव जो बना है उसको लेंगे और इसके साथ RX की एक मॉलिक्यूल और लेंगे, ये पॉजिटिव में रहेगा, ये नेगेटिव में, एक मॉलिक्यूल के साथ फिर रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएंगे और ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएंगे, R के साथ जुड़ जाएगा और NaX बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 2Na के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल इसके ले रहे हैं तो एल्केन बनने के साथ 2NaX बाहर निकल रहा है, एक NaX यहाँ निकल गया और एक NaX यहाँ निकल गया। फिर दूसरा इसका मैकेनिज्म का मेथड है मुक्त मूलक विधि द्वारा। आयनिक विधि में क्या थे, आयन्स बन रहे थे, मुक्त मूलक विधि के अंदर क्या बनेंगे, मुक्त मूलक बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे। क्योंकि हमने फ्री रेडिकल मेथड किया है, फ्री रेडिकल कैसे बनता है ये भी हम सभी को पता है क्योंकि हम रिएक्शन मैकेनिज्म में कर चुके हैं और आपने पढ़ भी लिया है वो। तो मुक्त मूलक विधि के अंदर क्या होता है, RX लेंगे 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल किसके लेंगे, Na के, और Na क्या है, फ्री रेडिकल की फॉर्म में है क्योंकि जो Na जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है तो 2, 8 और 1 एक इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए Na को इस तरीके से फ्री रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। फिर उसके पश्चात यहाँ पर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो 2R फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा और 2NaX बाहर निकल जाएगा। अब R फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा तो R के साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्केन। क्या बन जाएगी, एल्केन। तो इस तरीके से हम मुक्त मूलक विधि द्वारा भी एल्केन बना सकते हैं। वोल्टेज अभिक्रिया के अंदर एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो सोडियम धातु हैलोजेंस के साथ जुड़ करके NaX के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें एल्केन प्राप्त हो जाती है। एल्केन बनाने के 2 मैकेनिज्म हैं, एक है आयनिक विधि और दूसरी है मुक्त मूलक विधि। आयनिक विधि के अंदर क्या होता है, एल्किल हैलाइड Na के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके आयन्स बनाते हैं तो NaX तो बाहर निकल जाएगा और RNA जुड़ जाएगा, R पर नेगेटिव चार्ज और Na पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके पश्चात RNA RX के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, एल्केन, और ये NaX बाहर निकल जाएगा। मुक्त मूलक विधि के अंदर फ्री रेडिकल के रूप में Na रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के दौरान R को फ्री रेडिकल में चेंज करता है। ये R फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके किसका निर्माण करते हैं, एल्केन का। तो इस तरीके से हमारा गिरनारक अभिकर्मक के द्वारा तीसरा मेथड कंप्लीट होता है और उसके वोल्टेज अभिक्रिया के साथ तीसरा मेथड हमारा कंप्लीट होता है और उसके पश्चात चौथा मेथड आता है गिरनारक अभिकर्मक के द्वारा या गिरनारक अभिकर्मक से। गिरनारक अभिकर्मक से
तो ये भी एक प्रकार से एल्किल हैलाइड से ही शुरू होती है रिएक्शन। अब गिरनारक अभिकर्मक क्या होता है? ग्रिग्नार्ड नामक वैज्ञानिक था, उसने गिरनारक अभिकर्मक को बनाया था। सही में इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। बाकी अपने हिंदी में गिरनारक अभिकर्मक लिखा होता है बुक के अंदर, हर जगह लिखा होता है तो हम लिख देते हैं। बाकी इंग्लिश में इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ग्रिग्नार्ड नामक वैज्ञानिक था, उसने इसको बनाया था। और बनाया कैसे? उसने क्या लिया था? एल्किल हैलाइड लिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी एक प्रकार से एल्किल हैलाइड से शुरू होती है, जैसे वोल्टेज अभिक्रिया हो रही थी। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की Mg धातु के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये RMgX में चेंज होता है और ये एक प्रकार का क्या है? कार्ब धात्विक यौगिक है। क्या है? कार्ब धात्विक यौगिक, और जिसको क्या बोला जाता है? गिरनारक अभिकर्मक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गिरनारक अभिकर्मक। अब हमें तो क्या करना है? गिरनारक अभिकर्मक से एल्केन बनानी, तो हम इसको लेंगे गिरनारक अभिकर्मक RMgX ले लिया हमने। इसका क्या करवाएंगे? जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन करवा करके ये R के साथ यहाँ से H जुड़ जाएगा और Mg पर +2 चार्ज होता है, तो एक के साथ तो X जुड़ेगा और एक के साथ क्या जुड़ जाएगा? OH, और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगी? एल्केन। क्या प्राप्त हो जाएगी? एल्केन। तो इस तरीके से हम गिरनारक अभिकर्मक के द्वारा भी एक एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी यहाँ 4 मेथड कंप्लीट होते हैं और बाकी नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। नेक्स्ट क्या आता है? कार्बोक्सिलिक अम्लों से। कार्बोक्सिलिक जो अम्ल हैं इसकी हम बात कर रहे हैं, तो जब किसी एल्किल ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। जैसे CH3COH की फॉर्म में होगा तो इसको क्या बोला जाएगा? एसिटिक एसिड। क्या बोला जाएगा? एसिटिक एसिड। तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कोई धातु जोड़ दी जाए तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के धातु लवण बन जाएंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको? सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो रिएक्शन होगी वो सोडियम कार्बोक्सिलेट को लेकर होगी। किसको लेके? सोडियम कार्बोक्सिलेट को लेकर के रिएक्शन होगी। और कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो रिएक्शन होती है वो 2 प्रकार से करवा सकते हैं हम, बीकार्बोक्सिलीकरण द्वारा और कोलवे विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। बीकार्बोक्सिलीकरण और कोलवे विद्युत अपघटनी। बीकार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का जुड़ना। कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का जुड़ना, और इसके आगे बी लग गया, इसका मतलब क्या है कि CO2 यहाँ पर क्या होगी? बाहर निकलेगी। क्या होगी? CO2 बाहर निकलेगी। बीकार्बोक्सिलीकरण का मतलब CO2 का बाहर निकलना। और कोलवे विद्युत अपघटनी विधि के अंदर भी कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण या सोडियम कार्बोक्सिलेट को लिया जाएगा और एनोड व कैथोड लगा करके जल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। और रिएक्शन करवाने के दौरान हमें एक निम्नतर कार्बन से एक उच्चतर कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।